बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लक जो बहस चल रही थी सोशल मीडिया पे, पहले उसको संजीदा नहीं लिया जा रहा था। अब मोड जो है उसका बदल गया है, वो संजीदगी के मरहले में दाखिल हो गई है। बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस पर बात करने लग गए हैं। इस निज़ाम के नफाज के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनके पीछे किसका हाथ है और वो क्यों ऐसा चाहते हैं कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम हो। अभी और भी तमाशे होने हैं। अभी तो ये है ना सिर्फ कि अमेरिका और बरतानिया का आपस में और मुवाजना पार्लिमानी निज़ाम का और सदारती निज़ाम का, और फिर ये कि पाकिस्तान में जो सदारती निज़ाम रहे हैं उनका और जो पार्लिमानी हुकूमतें रही हैं उनका मुवाजना करके तरक्की का। लेकिन अभी इसमें मज़हब भी आना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मज़हब को कैसे घसीटना है, कौन जगादरी मैदान में आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर मौजूदा हुकूमत की जो करप्शन के कारनामे हैं जिनको दबा लिया जाता है, कभी कमीशन बनाकर, कभी कमेटी बनाकर, कभी नैब के ज़रिए। अदालत कहती है कि मैंने तो कभी रोका ही नहीं, मालम जपा वाली बात। और ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, अदालत के हुक्म पे हमने बंद कर दिया था। ये करप्शन, यानी जब ये जाएंगे तो करप्शन के ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल आपको देखने में आएंगे आपके, कि आप हैरान होंगे कि यार असी तो एवं माजी दे विच हुकूमतां ते तोहमत लाते रहे या की करते रहे। ये यानी जरदारी या नवाज शरीफ, ये तो पासक भी, इन पे जो इल्ज़ाम है उसके पासक भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात, बुरी खबर। ज़ाहिर है मैंने कल भी शायद कहा था कि बुरी खबर ही रह गई हैं। आज लाहौर में लोहारी गेट के पास धमाका हुआ है और अब तक की इतला के मुताबिक 3 बंदे जाँ बहक हो चुके हैं, 27 के करीब ज़ख्मी हैं। पहले कहा गया जनाब सिलेंडर धमाका है, कोई प्राइज़ बांड की दुकान में इस तरह की खबर आई, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, वो तो जो मवाद होता है उससे, धमाका खेज मवाद उससे किया गया, वो एक दहशत गर्दी का वाक़या है। 1.5 फुट गहरा जो है वो गड्ढा पड़ गया है। वो उसी सूरत में पड़ता है जब वहाँ बारूदी मवाद इस्तेमाल किया जाए। अब अभी तक ये किसी ने हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की है, लेकिन ख्याल गालिब यही है कि ये वही कुव्वतें हैं जो माजी में यहाँ करवाती रही हैं हमले दहशत गर्दी के। और कहते हैं कि 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें दी हैं। और ये खुद जो ज़िम्मेदारी कबूल करती रही है वो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो माजी में कबूल करती रही है। और इसमें जो लाहौर वाला वाक़या है इसमें भी ऐसे ही लोगों का हाथ मुझे समझ आ रही है कि वही लोग हो सकते हैं जिनको ये टेबल पे बिठाना चाह रहे थे और उनको आम माफ़ी देना चाह रहे थे, लेकिन वो मामला तय नहीं पा सके। 1 माह की शायद इनकी थी जंगबंदी, एक तरह से कह लें आप, वो अब ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, मुख्तलिफ अटैक्स छोटे मोटे करते रहे। अब फिर वो, ये तो एक मुसलमा बात है, जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जितने ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान में, ज़रबे अज़म, रद्दल फसाद, जो भी उनका नाम आप होते रहे, उनके नतीजे में वो उनकी ताकत वो नहीं रह गई हुई है और ना ही उन्हें उस तरह की कोई इमदाद मिल सकती है बैरूनी ममालिक से। जैसे आप कह लें किसी दौर में भारत अफ़गानिस्तान से, फिर राह से इमदाद, माली इमदाद तो हो सकती है, लेकिन उस तरह की उनकी वो सहूलतकारी की जो एक चेन थी, वो चेन शायद उस तरह बरकरार नहीं है। तो बहरहाल अब हुकूमत जो है वो उसको सख्त रवैया, जो ऑपरेशन वगैरह जो भी हैं इनके दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, वो तेज़ करने पड़ेंगे। और फिर दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबर है, वो राना शमीम साहब जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन पर लग गई फ़र्द जुर्म आयत। उनको बता दिया गया है जनाब आपने ये तौहीन अदालत की है, और तमाम चीज़ें होती हैं ना कि फ़लाँ तारीख को आपने ये फ़र्द जुर्म तैयार किया है। जो प्रोसिक्यूटर है इस केस में, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, उन्होंने तो पढ़ के सुनाएगी, उनके हैंड ओवर कर दी गई। उनमें जो अखबार नवीस हैं द न्यूज़ और जंग वाले, जिन्होंने ये खबर शाये की थी, उन पर फ़र्द जुर्म नहीं लगाई गई। उन्होंने एतराज़ भी किया कि जनाब सिर्फ मैं कल्ला ही क्यों, राना शमीम साहब ने। और राना शमीम साहब की 2 दरखास्तें थी।
एक दरख्वास्त उनकी ये थी कि जनाब जो प्रोसिक्यूटर हैं ये हुकूमत को खुश करने के चक्रों में पड़े हुए हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ये बदल दें। और अटॉर्नी जनरल ने कहा ठीक है ये बदलना बदल दो, लेकिन अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और दूसरी दरख्वास्त उनकी ये थी चीफ जस्टिस के रूबरू कि मैंने जो बयान अल्फी दिया है, जो मैंने सुना था वही मैंने बयान अल्फी दिया है और इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। इंक्वायरी के लिए उन्होंने कहा कि जनाब साकिब निसार साहब से भी बयान अल्फी लें, फिर मुझे जीरा करने का मौका दें। ये दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी है। ये बड़ा वैसे ना अजीबो गरीब सा एक केस है। अगर उन्होंने कोई बयान अल्फी दिया था राना शमीम साहब ने, तो ये ना मुझे पता था ना आपको पता था, किसी को नहीं पता था। फिर वो लीक हुआ, लीक कैसे हुआ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर वो लीक होकर पहुंचा अंसार अब्बासी साहब तक और अंसार अब्बासी साहब ने उसको खबर की शक्ल में शाये किया, उनके अदारे ने, द न्यूज़ और द जंग और रोज़नामा जंग ने। बात वहाँ से सामने आई कि जनाब ये हुआ है। अब वो कहते हैं मैंने तो लीक नहीं किया, ना मैंने किसी को दिया है, ये बाहर कैसे आ गया। एक मेरी अलमारी में पड़ी हुई चीज़ थी, तो इस पर तो तौहीन अदालत नहीं लगती। वो तो मेरी अहलिया की जो वसीयत थी कि जनाब इस चीज़ को मंजर-ए-आम पर लाना है, वो तहकीक के बगैर नहीं हो सकता। अगर किसी पर कोई जायज़ इल्ज़ाम आता है सामने या कोई वजूहात मौजूद हैं किसी भी बयान अल्फी की, तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे हो सकती है। ये एक सवाल वैसे बनता है। राना शमीम साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि सवाल तो बनता है, अगर वाक़तन ऐसा हो गया हो, वाक़तन उन्होंने फ़ोन किया हो और किया किसी और को हो, ये भी हो सकता है साकिब निसार साहब ने फ़ोन किसी और को किया हो, लेकिन इनको ये कहा गया हो कि मैंने उमर फ़ारूक से बात की है। अब इस बात को लेकर बैठ गए हैं अतरमुल्ला साहब कि वो तो मेरे साथ बैरून मुल्क थे उस वक्त, जब गिलगित के दौरे की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे साकिब निसार, और वहाँ वो बैठ के चाय की प्याली पे गुफ्तगू करते हुए वो फ़ोन मिलाते हैं और फिर रब्ता होता है किसी न किसी अंदाज में मुतलका जज से और कहते हैं कि जनाब ये बाहर नहीं आने चाहिए मरियम और नवाज शरीफ। अगर वो बात दुरुस्त है फिर तो इन अदालत की कार्रवाई कैसे हो सकती है। अब अतरमुल्ला साहब कहते हैं मुझे साकिब निसार से कुछ नहीं है, मुझे और किसी से कुछ नहीं, ये तो मेरी अदालत पे इल्ज़ाम है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ये इल्ज़ाम है। और बाहर कैसे आया इल्ज़ाम, सामने कैसे आया, वो कहते हैं स्कैंडलाइज करने की कोशिश है। स्कैंडलाइज करने की कोशिश होती है अगर वो खुद जारी करते हैं। बहरहाल अखबार नवीस है, वो कहते हैं देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी पकड़ लेंगे, पकड़ने की ज़रूरत हुई तो। लेकिन सरदस्त जनाब से थोड़ा सा फ़र्द जुर्म ला रहे हो, इसका आप जवाब दें। और फ़र्द जुर्म का मतलब ये होता है कि जनाब आप जो कहना चाहते हैं अपनी सफाई में वो कहें। तो ये अब देखें 15 फरवरी को क्या बनता है, आगे कैसे चलती है सूरत हाल, कैसे बनती है, क्या होता है। और फिर दूसरी बात जो मैंने कहा है कि इनके स्कैंडल्स जो हैं आपके पीटीआई वालों के, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के। अब एक रिपोर्ट जो है ऑर्डर रिपोर्ट एडिटर जनरल की, वो मंजर-ए-आम पर आई है और मरियम औरंगज़ेब ने भी उस पर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो आपको याद होगा कि पहले जब कोरोना के फंड्स जो बैरूनी इमदाद मिलती है उसके ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। ऑडिटर जनरल साहब कह रहे थे अभी नहीं बनी, वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। और फिर कहा जनाब हमें तो वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, रिकॉर्ड नहीं दे रहे। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 के रिकॉर्ड की बात। तो बाद में ये पता चला कि 40 अरब रुपए की 2020 में बेज़ाब्तियाँ हुई। और फिर अब केपी की जो रिपोर्ट आई है एडिटर जनरल की, वो कहते हैं हमें रिकॉर्ड हमने खुद ही इकट्ठा किया है, क्योंकि ये पैसे थे आईएमएफ के, कुछ थे कुछ और बैरूनी। आईएमएफ ने भी कुछ मदद दी थी पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से, तो वो उसके वो कहते हैं कि 1 अरब 38 करोड़ रुपए जो हैं वो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। और कुछ ऐसी अदायगियाँ भी हैं जिन्हें वो कहते हैं कि जाली हैं, मनपसंद लोगों को ठेके शेके देने की बात है। 29 करोड़ 60 लाख रुपए वहाँ जो खा गए।
यानी ये एक जो अवाम की जानें बचाने के लिए एक फ़ंड फराहम किया गया था, उसमें इमदाद भी थी और थोड़े सूद पर कर्जा भी था। ज़्यादातर इमदाद थी, जो ये वो भी खाक हो गए। पहले जनाब इनके जो वज़ीर मशीर थे, वो आपको पता है मास्क के ज़ुमरा में वो खा गए, फिर वैक्सीन के ज़ुमरा में गड़बड़ हो गई, फिर इन्होंने गिनी पिग बनाया पाकिस्तानी अवाम को और उससे पैसे लिए, $1 करोड़ बनाए इन्होंने, जनाब आजमाइश करो पाकिस्तानियाँ थे, वैक्सीन दी। ये बहरहाल हुआ इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ वही है जिसका माजी में चर्चा होता था जनाब कि खा गए, लुट गए, अवाम को खो गए। और अगर बाकी एतवार में ये होता रहा है, ज़ाहिर है जिन्हें खादियाँ गाजरां ढिड्डों दे पीड़, अवाम इतने तंग नहीं थे। यानी इसका मतलब ये है कि इतना नहीं खाया गया जितना वो खाया जा रहा है। और फिर यही जो खाने वाला इशू है ना, इसी की बुनियाद पे सदारती निज़ाम का चर्चा है। मैंने जिक्र किया था कि अवामी दबाव जो है, मुक़्तदरा को उसकी कोई परवाह नहीं होती। वो ना अवाम की ताकत से आते हैं और ना अवाम की ताकत से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। अवामी ताकत उनको डिस्टर्ब ज़रूर करती है, जैसे अयूब खान को किया था, लेकिन अवामी दबाव को वो ऐसे लेते नहीं हैं। एक दबाव है जो वो मुक़्तदरा हमेशा कबूल करती है और वह है माशी दबाव। ये माशी दबाव उनके इदारे की हद तक हो, दफाई आलात आलूत खरीदने की हद तक हो, हथियार खरीदने की हद तक हो, तनख्वाहों की हद तक हो, छोटी बड़ी गाड़ियाँ लेने की हद तक हो। जिनेजों के साथ इनको एक ये भी गिला था ना कि बड़ी गाड़ियों पे पाबंदी लगा रहे थे, वो कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं भाई, कालियाँ गाड़ियाँ जी लंबी लंबी वो नहीं रखनी। माशी दबाव जो है उससे इनको वो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी क्या परेशानी होती ही इनको माशी। इस वक्त जो मुल्क है वो इंतहाई माशी दबाव का शिकार है और मुक़्तदरा को लाले पड़े हो गए हैं अपने बजट के हवाले से। और फिर वो 18वीं तरमीम पे एतराज़ रहा इमरान खान साहब को भी, जिन्हें पैसे तो सारे सूबे ले जाते ने, वफाक तो भुखा मर गया। अब वफाक ने ही दफाई बजट तश्कील देना होता है। और फिर सेंटर्स के जब वो आए थे इंतखाब में, पैसा वूसों का मामला, उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि सेनेटर्स जो हैं वो बराह रास्त, जैसे MP MNAs मुंतखब होते हैं, सूबे जो हैं वो अपने जितने भी उनके सेनेटर हैं, जो सीटें खाली होती हैं, वो सूबा बराह रास्त इलेक्शन करवाए, उनका बराह रास्त मुंतखब होके आए सेनेटर्स जो हैं। यही दो चीज़ें अब इनका ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक ये किया जा रहा है कि जनाब वो एक कोई अदारा बन गया हुआ है, पता नहीं कौन सा विजन है कि जनाब सदारती निज़ाम दी बेस्ट है इस मुल्क के लिए, और सेनेटर्स का बराह रास्त इलेक्शन होना चाहिए, वोट दें, प्रेशर डालें, ये करें वो करें। जायज़ा लें, पाकिस्तान में ज़्यादातर सदारती निज़ाम ही रहा है। सदारती निज़ाम में इस मुल्क के जो नुकसानात हुए हैं वो आपके सामने हैं। एक दौर में बांग्लादेश गया, आइन गया, 1900 यानी कि जब इब्तिदा में गवर्नर जनरल साहब होते थे, वो भी, यानी सदारती निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि सदर नाम रख दिया जाए वज़ीर आज़म का। सदर यानी कि एक शख्सियत जिसके पास जो मरकज़ हो, जो घंटागार हो इख्तियारात का, तमाम रास्ते उसके पास से गुजर कर या उसके अंदर से गुजर कर जाएँ। यही गवर्नर जनरल साहब थे, वो भी एक तरह से वन मैन शो। और फिर अयूब खान साहब का सदारती दौर, फिर रेफरेंडम के ज़रिए मुशर्रफ सदर बने, फिर रेफरेंडम के ज़रिए ज़िया हक़ उससे पहले सदर बने, फिर यहिया खां का एक बदतरीन दौर जब हम दो टुकड़े हो गए, फिर कारगिल वाला इशू आ गया, फिर सरकरी, फिर वो सियाचिन, क्या क्या बातें, किस किस चीज़ का जिक्र हम करें। फिर वो कहते हैं दरियाओं का सौदा अयूब खां के दौर में, ये बात भी होती है। फिर सरहदी तनाज़ात ईरान के साथ, भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और फिर जो हल जिस तरीके से किए गए उससे सरासर इवन चाइना के साथ सरहदी तनाज़े, उनको जिस तरीके से फिर हल किया गया वो आपके सामने। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। ये जनाब 2019 में भी बहस शुरू हुई थी
सोशल मीडिया पर वो 8,000 ब्रिगेड है ना एक इनका, वो 8,000 से बंदे नहीं रखे यार इन्होंने, 8,000 ब्रिगेड जो है वो उनको दे दिया जाता है कोई इशू, वो फिर उसको दरादड़ वो हज़ारों की तादाद में। अब सूरत ये होगी कि ये इस इशू को बाकायदा नजम सेठी जैसे लोग अब डिस्कस करने लग गए। मजबूरी हो गई है कि इनके पीछे जो लोग हैं वही मुक्तदरा जो चाहते हैं कि एक बंदे से डील करें हम, सबसे ना करें। सदारती निज़ाम जो सबको पता है कि सदर जो है वो ज़्यादा बाइख्तियार होता है हुकूमती मामलात में वज़ीर आज़म की निस्बत, और फिर उसके पास एक तरह की वीटो पावर भी होती है, पॉकेट वीटो भी होती है, उसको हटाना मुश्किल होता है, 2/3 अक्सरियत चाहिए, मुआखज़ा होता है, बाकायदा अदालत लगती है अमेरिका सेनेट में, और यानी पूरा सेनेट अदालत के तौर पे काम कर रहा होता है। चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसको हेड कर रहे होते हैं, पूरा केस चलता है, मुआखज़े की जो तहरीक है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यानी वज़ीर आज़म को तो सादा अक्सरियत से हटा दिया जाता है, वहाँ 2/3 अक्सरियत चाहिए। फिर फंड्स जो हैं सारे मरकज़ के पास आते हैं, फिर मरकज़ उनकी डिवीज़न करता है, तकसीम करता है, सारा निज़ाम आपको बहुत सारी चीज़ों का ये पता है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद सदारती निज़ाम की वो अहमियत का अंदाज़ा तब हुआ जब कोई जंग बंदी के बाद हो रहे थे मुज़ाकरात वगैरह, और जो बरतानवी वज़ीर आज़म थे बार बार उन्हें काबीना से रब्ता करना पड़ता था, एक दिन में 2-2 दफ़ा भी, जबकि जो अमरीकी सदर थे वो बैठे हुए अपनी मर्जी से जनाब सारा कुछ हो रहा है। अब सदारती निज़ाम में कुछ कदगने हैं पाकिस्तान में, इस तो शायद मैं जिक्र कर भी चुका हूँ, कई दफ़ा कर चुका हूँ। वो बुनियादी आइनी ढांचा पाकिस्तान के निज़ाम का असल में तो है नहीं था। बुनियादी आइनी ढांचा वो होता है, इसका आप कह लें कि कहाँ से ये शुरू कहाँ से हुआ। जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी का आइन बना तो उन्होंने कुछ सिक्के 2-3 ऐसे आर्टिकल थे जिसमें लिख दिया कि आने वाली कोई पार्लियामेंट इनमें तरमीम नहीं कर सकती। एक तो जमहूरी निज़ाम था, शायद एक वोट का था, कुछ बुनियादी हकूक़ की बात थी, ये हुकूमत मुंतखब करने का जो इख्तियार है इस तरह की कि इनमें तरमीम नहीं हो सकती बाकी। फिर ये बुनियादी ढांचा इंडिया में भी नहीं था, वहाँ बन गया अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, और फिर पाकिस्तान में 90 की दहाई के बाद, 90 की दहाई से पहले नहीं बाद में मुख्तलिफ जजमेंट्स आई, और आखिरी जजमेंट जो इस पर आई थी वो थी जो फौजी अदालतों वाला केस था, फुल कोर्ट का फैसला था। उसमें कुछ चीज़ें जो दी, उसमें एक पार्लिमानी जो तर्ज हुकूमत है वो भी बुनियादी ढांचे में शामिल है, इस्लामी इत्तेफाक, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। तो ये जो पार्लियामेंट है हमारी, ये 2/3 अक्सरियत से भी इन चीज़ों को नहीं छेड़ सकती। एक अदालती आज़ादी, पार्लिमानी सिस्टम, इस्लामी दफात या आर्टिकल्स, ये चीज़ें जो हैं ये उसमें बुनियादी आइनी ढांचे में शामिल हैं। तो ये पार्लियामेंट तो 2/3 हो भी जाए नहीं कर सकती अदालती फैसले, लेकिन अदालत चुप कर जाए। अदालतों ने ये फैसले भी दिए हुए हैं, साकिब निसार खोसा साहब और उस दौर के जो चीफ जस्टिस जिन्होंने ये फौजी अदालत, वो कहते थे फौजी अदालतों वाले केस का फैसला, वो कहते हैं नहीं, वो पार्लियामेंट जो मर्जी कर सकती है, जो उसको इख्तियार है। फिर अब जो ये मामला शुरू हुआ ना दोबारा, जैसे 1 दिसंबर 2021 को जनरल तारक खान साहब ने एक मजमून लिखा था, ये सदारती निज़ाम क्यों ज़रूरी है, कैसे चलना चाहिए मामला। इसमें जो असल चीज़ है वो सेकुलर पाकिस्तान, मेरा ख्याल इनको एक हल्का है जिसको तकलीफ़ है पाकिस्तान के मौजूदा जो इस्लामी आर्टिकल्स हैं, और इस्लामी स्टेट है, सेकुलर स्टेट नहीं है। सदर और वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान हों, ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हों। इन चीज़ों से लगता है कभी कभी कायदे आज़म को फड़ के ले आएंगे कि कायदे आज़म की फलानी तकरीर, और वो सेकुलर पाकिस्तान, उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक जो फौजी अदालतों वाला केस है ना, उसमें एजाज़ अफजल खान साहब और एजाज़ अहमद चौधरी साहब की जो अलग नोट है उसमें उस चीज़ को तफसीली जिक्र उन्होंने कर दिया हुआ है कि जनाब ये वो मतलब नहीं है जो निकाला जा रहा है। बहरहाल छोड़ दें इस बात को, लंबी हो जाएगी बात। अब इसको इस्लाम से भी जोड़ा जाएगा। आप हैरान होंगे क्योंकि हमारे अंदर अभी तक खिलाफत की मोहब्बत जो है वो गई नहीं। सदारती निज़ाम को खिलाफत इस्लामिया से करीब तर साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखना, अमरीकी सदर के पास वीटो पावर है, पॉकेट वीटो का एक इख्तियार उसका है। वहाँ जो कोई बिल पास होता है उसके पास जाता है, मुकर्रर मुद्दत के अंदर वो उसको जेब में डाल के फिरता रहता है सदर।
ना उसको रिजेक्ट करता है, ना एतराज़ लगाता है, ना मंजूर करता है। इसी दौरान पार्लियामेंट जो है वो उसका इजलास ख़त्म हो जाता है, इजलास ख़त्म हो जाता है तो वो बिल ख़त्म। वहाँ कानून ये है, वहाँ आइन ये है कि अगर कोई बिल पेश होता है, पास भी हो जाता है, लेकिन सदर उसको कुछ नहीं करता और इजलास ख़त्म हो जाता है पार्लियामेंट का, तो फिर वो बिल भी मनसूख, वो ख़त्म, वीटो पावर। ये कहेंगे जनाब देखें, वो ये कहते हैं ना बराह रास्त इलेक्शन होगा, तो वो किसी तरीके से ये घेर गार के जो तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जैसे चुनाव हुआ था वो देखें जी बराह रास्त हुआ था। हज़रत उमर ने तो कमेटी बनाई थी एक 6 बंदों की, 7 अशरा मुबशशरा में से ज़िंदा थे और हज़रत सईद बिन ज़ैद जो हैं वो उनको नहीं रखा गया था, हज़रत उमर के करीबी अजीज़ थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को मुबस्सिर के तौर पर रखा गया था कि अगर वोट बराबर हो जाए तो फिर तू वोट देगा। और फिर वो सारे दस्तबरदार हो गए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अली और हज़रत उस्मान रह गए और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैं अवाम से पूछ के बताऊँगा। फिर जनाब उन्होंने अवामी राय ली, यानी वोटिंग हुई। वोटिंग का एक तरीका उस वक्त तो ये पर्ची थोड़ा थी, यही तरीका था ना, पूछ ले। तो फिर देखें जनाब वो उन्होंने अवामी राय के मुताबिक ये ऐलान कर दिया कि अवाम की अक्सरियत जो है वो चाहती है कि हज़रत उस्मान जो हैं वो खलीफा हों। ये सदर को खलीफा से ऐसे जोड़ेंगे। फिर जनाब कि जो खलीफा होता है उसको आमलीन मुकर्रर करने की या हकाम मुकर्रर करने की आज़ादी होती है। जिसको दिल करे गवर्नर बना दे, जिसको दिल करे वज़ीर रख ले, जिसको दिल करे मशीर रख ले, यही सदर के पास। ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, जो हमारी खिलाफत वाली मोहब्बत है ना उसको इस्तेमाल करेंगे। मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। फिर ये कहेंगे देखें आप, वो जो वीटो पावर वाली मैं गल की है कि शूरा से मशावरत खलीफा पाबंद है, लेकिन शूरा यानी जिसको पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस शूरा का नाम दिया गया है। शूरा जो है वो उसकी राय मानने के पाबंद नहीं। वो मुख्तलिफ मिसालें देंगे, जनाब फ़लाँ मौके पर ये शूरा ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, फ़लाँ मशवरा दिया। तो अबू बकर की बात करेंगे कि शूरा ने कहा कि जनाब अभी ये जो मुनकरीन ज़कात है उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दें, उनका नहीं, यानी इख्तलाफ, अपनी मर्ज़ी, ये सारी चीज़ें लाएंगे। और इसका मकसद बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ ये हो जाए। ये एक रेफरेंडम का तरीका भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी पार्लियामेंट से इजाज़त लेना पड़ेगी। फिर दूसरा एक तरीका ये है, अदालत खते पट्टी मान लें, ठीक है जनाब कर लो जो करना। फ़ायदा इसका सिर्फ एक अदारे को होगा जिसको हम मुख्तरा कहते हैं। सदारती निज़ाम आएगा, अपनी मर्ज़ी का बंदा आ जाएगा उनका, अगर वो लाना चाहते हैं, और वो बंदा फिर जो उसके साथ मामलात करने आसान होंगे, पैसा खुला हो जाएगा वफाक के पास। और वफाक के पास जब पैसा होता है तो ज़ाहिर है फिर दवाई अखराजात भी बढ़ जाते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।